स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईपीएल मुकाबलों में फिक्सिंग का सुराग 1 महीने पहले मैच फिक्सिंग करने के बाद न सिर्फ अपने बल्कि भारतीय क्रिकेट पर एक बड़ा काला धब्बा लगा। Block times now, but also stopped Dhoni from answering any question. Stopped the captain of the Indian team from answering On Saturday. दोस्तों साल 1983 वो साल था जब भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और इस टाइम तक क्रिकेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में। इस टाइम तक आम जनता को कोई भी आइडिया नहीं था मैच फिक्सिंग के बारे में। मैच फिक्सिंग के कॉन्सेप्ट से वो बिल्कुल भी अनजान थे। लेकिन साल 1983 के 11 साल बाद यानी साल 1984 में एक बड़े लेवल का मैच फिक्सिंग केस पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर होता कुछ यूं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 3 दिवसीय टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान जाती है और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज्यादा थे। तो होता कुछ यूं है कि मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान के प्लेयर सलीम मलिक ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं और शेन वॉर्न को और टीम मेरी को कहते हैं कि वो ये मैच हार जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी तो पाकिस्तानी प्लेयर के घर जला दिए जाएंगे, उनके रिलेटिव के घर जला दिए जाएंगे। ये कहकर पाकिस्तानी प्लेयर सलीम मलिक 2 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को हारने के लिए। लेकिन शेन वॉर्न ये जो बात होती है वो अपने कोच को मैच के अंपायर को बता देते We cannot lose because if we lose tomorrow, you don't understand what happens if we lose in Pakistan. और वो जो मैच था वो तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। लेकिन साल 1983 में पहली बार इतने बड़े लेवल का मैच फिक्सिंग पकड़ा जाता है। इस खबर के बाद पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिलता है। इसलिए इस पूरे मैच फिक्सिंग के केस को लेकर जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है तब इस केस में सलीम मलिक को क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है आजीवन, साथ ही उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता है। इस तरीके से सलीम मलिक वर्ल्ड के पहले ऐसे प्लेयर बने थे जो मैच फिक्सिंग की वजह से बैन हुए थे। इसमें पाकिस्तान के एक और सबसे बड़े प्लेयर वसीम अकरम का नाम भी आता है, पर वसीम अकरम के खिलाफ पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कुछ ज्यादा एविडेंस नहीं थे, इसलिए उन पर कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता। अब 1994 में ये जो मैच फिक्सिंग हुई थी जिसमें सलीम मलिक को बैन किया गया था, उसके आने वाले 3 सालों तक मामला एकदम शांत रहता है। लेकिन 1997 में एक इंटरव्यू में इंडिया और श्रीलंका के मैच फिक्सिंग को पकड़ा जाता है। अब इंडिया में होता कुछ ऐसा है कि इंडिया सिंगर कप टूर के लिए श्रीलंका गई थी, तो इंटरव्यू में इंडियन प्लेयर मनोज प्रभाकर कहीं ना कहीं ये बात कह देते हैं कि उन्हें इंडिया टीम ने 25 लाख रुपए ऑफर किए थे श्रीलंका के खिलाफ मैच हारने के लिए। उस मैच में वैसे तो बारिश हो जाती है जिससे मैच का कोई रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अब पाकिस्तान के बाद जब भारत में मैच फिक्सिंग का केस पकड़ा जाता है तो इस चीज को लेकर इंडिया में काफी ज्यादा विवाद होता है। अब इस चीज को देखकर बीसीसीआई जुलाई 1997 में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाती है जिसका नाम रखा जाता है चंद्रचूड़ कमेटी। अब ये कमेटी जो थी वो अब इंक्वायरी शुरू करती है जिसमें मनोज प्रभाकर और कपिल देव के साथ में इंक्वायरी की जाती है। इस इंक्वायरी के दौरान मनोज प्रभाकर किसी भी इंडियन प्लेयर का नाम नहीं बताते जिन्होंने उन्हें 25 लाख रुपए मैच हारने के लिए ऑफर किए थे, पर ओवरऑल इस चीज के पीछे कपिल देव का नाम तक आ गया था। लेकिन इंक्वायरी पूरी होने के बाद बीसीसीआई एक रिपोर्ट जारी करती है, चंद्रचूड़ रिपोर्ट, जिसमें कहा जाता है कि बीसीसीआई मानती है कि यहाँ पर बड़े लेवल का मैच फिक्सिंग हो रहा है और बैटिंग चल रही है, पर कमजोर लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से किसी भी प्लेयर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन 1997 के बाद भी किसी ना किसी देश में किसी ना किसी सीरीज में ये मैच फिक्सिंग के मामले देखने को मिले ही। लेकिन अब आ जाता है साल 2000 और ये वही साल था जब भारत का अब तक का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्रिकेट स्कैम पकड़ा जाता है, और वो भी बाय मिस्टेक, यानी कि इन्वेस्टिगेशन किसी और चीज की चल रही थी पर उसी इन्वेस्टिगेशन में ये मैच फिक्सिंग का मामला गलती से पुलिस के हाथ में आ जाता है। तो इसकी यानी कि भारत के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल की कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2000 में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, और ये जो व्यक्ति था सलीम हथेली वो भारत के बड़े बड़े लोगों से फिरौतियों लेने का काम करता था। तो होता कुछ ऐसा है कि सलीम हथेली इसी बीच अपोलो टायर्स के मालिक और खन्ना ज्वेलर्स से फिरौती मांगने के लिए उनको धमकाता है। लेकिन अपोलो टायर के मालिक और खन्ना ज्वेलर्स सलीम हथेली को फिरौती देने के बजाय पुलिस को इस चीज की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब दिल्ली पुलिस अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स के मालिक की काफी हेल्प करती है और सलीम हथेली को पकड़ने की कोशिश भी करती है। तो इसी बीच छानबीन के दौरान ईश्वर सिंह जो कि उस केस को हैंडल कर रहे थे वो देखते हैं कि जिस फोन नंबर से सलीम हथेली कॉल कर रहा है वही सेम नंबर कृष्ण कुमार जो कि गुलशन कुमार के भाई है टी सीरीज के मालिक, उनके पास भी है। अब क्योंकि गुलशन कुमार के मौत के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही नाम था, इसलिए दिल्ली पुलिस कृष्ण कुमार का और दाऊद के बीच में क्या कनेक्शन है इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लगती है। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस बीएसएनएल कंपनी की हेल्प लेती है और उस नंबर को टैप करना शुरू करती है। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल को बिठाया जाता है 24 घंटे इस कृष्ण कुमार के नंबर को टैप करने के लिए, ताकि कृष्ण कुमार का और दाऊद के बीच का क्या कनेक्शन है वो जान पाए। अब उसी टाइम पर 19 फरवरी 2000 से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में एक फर्स्ट मैच शुरू होने वाला था वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, और इंडिया टीम जो थी वो स्टेडियम के पास का एक होटल ताज होटल था वहां पर ठहरी हुई थी। तो होता कुछ ऐसा है कि इस टाइम पर कृष्ण कुमार के लंदन के एक फ्रेंड संजीव चावला भी यूके से इंडिया में आते हैं और उसी होटल में रुकते हैं जहां पर
सभी खिलाड़ी रुके हुए। अब क्योंकि संजीव चावला के पास कोई भी इंडियन नंबर नहीं था, इसलिए कृष्ण कुमार अपना मोबाइल नंबर कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए संजीव चावला को दे देते। तो अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि टेक्निकली अब कांस्टेबल कृष्ण कुमार के नंबर से संजीव चावला को सुन रहे थे, क्योंकि कृष्ण कुमार ने तो अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था। तो काफी दिनों की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कांस्टेबल बताते हैं कि कृष्ण कुमार का कोई भी कनेक्शन नहीं है अंडरवर्ल्ड के साथ। वो तो हमेशा फोन पर मैच के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कैच पकड़ा, कैच छोड़ दिया, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, साथ ही कभी कभी तो विदेशियों में अंग्रेजियों से भी बात करते। लेकिन कांस्टेबल को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कृष्ण कुमार के नंबर से संजीव चावला की बातें सुन रहे थे। तो एक दिन होता क्या है कि एक कांस्टेबल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे टीवी पर। तो मैच के दौरान पे थोड़ी देर के लिए कमेंट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन हेनरी क्रॉन्जी आते और टीवी पर हेनरी क्रॉन्जी की आवाज सुनकर वो कांस्टेबल सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये तो वही आवाज है जिसे वो दिन रात फोन टैपिंग पर सुना करते थे। जब वो कांस्टेबल ये बात आगे बताता है तो पुलिस ऑफिसर दूरदर्शन से मैच के रिकॉर्डिंग के टेप मंगवाते हैं जहां पे हेनरी क्रॉन्जी की आवाज है, और उनके पास जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उनके सैंपल को मैच करते, और इसी बीच वो लगातार कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे। तो 13 मार्च 2000 को जब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी तब सामने से जवाब आता है कि हेलो हेनरी क्रॉन्जी। साथ ही कन्वर्सेशन में वो जिस होटल में रुके थे वो भी बताते। तो यहाँ पर पुलिस का डाउट एकदम क्लियर हो चुका था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच में फिक्सिंग चल रही है और उसके पीछे साउथ अफ्रीका के टीम के कैप्टन हेनरी क्रॉन्जी का ही हाथ है। सारे एविडेंस पुलिस के पास थे साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ, लेकिन दिल्ली पुलिस डायरेक्टली जाकर हेनरी क्रॉन्जी को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करेगी तो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच कैंसिल हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकली रिलेशन भी खराब हो सकते। इसलिए दिल्ली पुलिस इंतजार करती है टूर के खत्म होने का। लेकिन इसी बीच प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो संजीव चावला था जो कि मैच में फिक्सिंग करवाता था, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के टूर खत्म होने से 4 दिन पहले ही भारत को छोड़कर चला जाता है लंदन वापस। लेकिन बाद में पुलिस फिर से संजीव चावला को इंडिया वापस बुलाकर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इंडिया से बाहर निकल चुका था। तो इसी बीच दिल्ली पुलिस एक और टैप रिकॉर्डिंग को सुनती है संजय चावला और हेनरी क्रॉन्जी के बीच। हेनरी क्रॉन्जी इस रिकॉर्डिंग में बताते हैं कि इंडिया टीम 250 रन से ऊपर का टारगेट नहीं देने वाली, और साउथ अफ्रीका के जो ब्रॉन्जे और पीटर जो बैट्समैन है वो 20 रन से ऊपर नहीं मारने वाले। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ही जीतेगी, और उस मैच में होता भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया 248 के टारगेट ही दे पाती है और साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है। अब दिल्ली की पुलिस के पास अब तो बहुत ही ज्यादा पक्का एविडेंस है, इसलिए जैसे ही इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच खत्म होता है तुरंत ही दिल्ली पुलिस साउथ अफ्रीका के प्लेयर के खिलाफ मैच फिक्सिंग का केस फाइल कर देती है। लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और हेनरी क्रॉन्जी की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करती है इस मामले की और हेनरी क्रॉन्जी पर प्रेशर डाला जाता है, तब हेनरी क्रॉन्जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में फिक्सिंग की थी और वो अपने योग्यता पर सही तरीके से नहीं ठहरे। I accepted money from bookmakers. Yes, I was trying to feed them information. Yes, I spoke to the players before the match in 1996. इस तरीके से साल 2000 में इंडिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग पकड़ा जाता है, वो भी गलती से। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब इस चीज की खबर इंडिया में पड़ती है तब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और हेनरी क्रॉन्जी इस चीज में बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर का नाम लेते हैं जो कि उन्हें पैसे दिया करते थे मैच को फिक्स करने के लिए। हेनरी क्रॉन्जी बताते हैं कि सबसे पहले एमके गुप्ता ने अजय शर्मा जो कि पहले इंडिया के लिए खेला करते थे उनसे मुलाकात करवाई थी। अब यहाँ पर एमके गुप्ता कौन है इसे एक बार जान लीजिए। तो यहाँ पर एमके गुप्ता जो है वो पहले मैच फिक्सिंग डीलर हुआ करते थे। एमके गुप्ता काफी एजुकेटेड थे और पहले छोटे मोटे मैचों में डीलिंग करते थे। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड गैंग ने एमके गुप्ता के बारे में जाना और उसके टैलेंट को पहचाना तो एमके गुप्ता को एक स्पेशल काम दिया गया कि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में जाए और एक ऐसे प्लेयर के साथ नजदीकियां बढ़ाए जिसे चांस है कि वो आगे चलकर इंडिया टीम में खेल सके। अब एमके गुप्ता ऐसा ही करते, वो रणजी ट्रॉफी के मैच में जाते हैं और देखते कि अजय शर्मा एक प्लेयर है जो कि काफी अच्छा खेल रहे, तो वो अजय शर्मा के पास जाते हैं, उन्हें 2000 रुपए देते हैं और हल्की फुल्की बातचीत करके अजय शर्मा को अपना दोस्त बना लेते और प्लान के हिसाब से अजय शर्मा आगे चल के इंडिया टीम के लिए भी खेलते हैं। तो अब क्योंकि अजय शर्मा और एमके गुप्ता की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी थी इसलिए अजय शर्मा मैच की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एमके गुप्ता को दे देते थे और दोनों पैसे कमाते थे और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच था साल 2000 में उसमें भी सेम कुछ ऐसा ही है। अजय शर्मा जो थे वो एमके गुप्ता को हेनरी क्रॉन्जी से मिलवाते हैं और मैच फिक्सिंग चलाते हैं। लेकिन बाद में जब पूरे मैच का पर्दाफाश होता है और हेनरी क्रॉन्जी पकड़े जाते हैं तो हेनरी क्रॉन्जी बताते हैं कि वो मैच फिक्सिंग में इंडिया के प्लेयर भी शामिल थे, जिसमें अजय शर्मा, अजय जडेजा, इंडिया टीम के कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन भी थे। बाद में सीबीआई की टीम पर्सनली सबसे पूछताछ करती है और एट द एंड अजय शर्मा, अजय जडेजा और मोहम्मद अजहर को क्रिकेट से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है और ऐसे भारत के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल का पर्दाफाश होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें ऐसी और वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।